बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। हम गुणक के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी से संबंधित आज हम दूसरे वीडियो पर चर्चा करेंगे। और हमने पीछे जो गुणक है उसमें जो केन्स का जो निवेश गुणक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, उस पर चर्चा की थी। और आज उससे जुड़ी हुई मान्यताएं साथियों यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछते हैं। यहाँ से हम एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि किस प्रकार से गुणक कार्य करता है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी इसकी गुणक की, के बराबर 1/1 - b। ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आया था, जहाँ b है वो MPC है। अगर मैं यहाँ यूँ कहूँ कि MPC 0.5 है तो ऐसी स्थिति में हमारा गुणक क्या निकल कर आएगा? ये गुणक निकल कर आएगा आपका 2। और ये यहाँ ये कहना चाहता है कि अगर हम बात करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, अगर एक नया निवेश है वो 100 रुपये को किया जाता है तो ऐसी स्थिति में गुणक 2 होने पर जो आय है, इनकम है, वो 200 रुपये बढ़ेगी, यानी इसकी 2 गुना ज़्यादा होगी। तो ये गुणक पर निर्भर करता है। अब ये 100 से 200 जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए कुछ अजम्पशन है, कुछ मान्यताएं हैं जो केन्स ने ली है, और उन मान्यताओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम उन मान्यताओं को एक एक करके देखते हैं। सबसे हम पहले बात करें तो इसमें स्वायत्त निवेश है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज की बात की जा रही है। हमने पूर्व में भी देखा था, एक डायग्राम में देखा था कि जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है, आई है, ठीक है। और इस प्रकार हमने ये देखा कि जब इस आई में चेंज किया जाए तो आई प्लस डेल्टा आई, इस प्रकार ये ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ केन्स ने उस स्वायत्त निवेश ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को लिया है, न कि प्रेरित निवेश को यहाँ लिया है। दूसरी यहाँ अजम्पशन ये निकल कर आती है कि जो हमारा MPC है वो कांस्टेंट यहाँ लेकर चलते हैं, यानी अगर किसी स्थिति में MPC 0.5 है तो ये MPC को कांस्टेंट लेकर चलता है। और अब इस MPC कांस्टेंट है, इससे संबंधित आगे हम आलोचनाएं भी पढ़ेंगे, परंतु यहाँ आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ जो सीमांत उपप्रवर्ती है, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी कंज्यूम है, वो कांस्टेंट यहाँ लेकर चलते हैं। तीसरी अजम्पशन आप यहाँ देखोगे कि उपभोग है वो चालू आय, करंट इनकम का फलन है, फंक्शन है, उपभोग फंक्शन y, और वो भी चालू आय करंट इनकम है, उसको लेकर चलता है। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ मान्यता लेकर बात की जा रही है कि यहाँ समय पश्चाता, टाइम लैग्स नहीं होती है। यानी कहने का तात्पर्य, आगे हम यहाँ बात करेंगे कि केन्स है वो स्टैटिक जो मल्टीप्लायर है उसकी बात करता है। स्टैटिक में ये होता है कि अगर निवेश किसी प्रकार का किया जाता है तो आय में जो मल्टीपल जो वृद्धि या कमी की जाती है वो तुरंत होती है, इंस्टेंट होती है, तुरंत होती है। कहने का मतलब समय नहीं लगता है। लेकिन आगे हम जब डायनामिक जो प्रावेगिक गुणक है उसको देखेंगे, उसमें ये कहा जाता है कि समय लगता है। लेकिन यहाँ इस जो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसमें इस बात की गई है कि समय पश्चाता नहीं होती, समय नहीं लगता है, टाइम लैग्स नहीं होती है। तो ये महत्वपूर्ण है, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। निवेश में जो वृद्धि की जा रही है वो शुद्ध होती है, नेट की यहाँ बात की जा रही है। अगला बिंदु है, निवेश में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता वस्तुओं के लिए प्रभावी मांग के अनुसार उनकी पूर्ति की जाती है। क्योंकि अभी हमने देखा गुणक 2 है, और गुणक 2 होने पर इन्वेस्टमेंट शो किया जाता है और उसी के अनुसार उसमें आय में वृद्धि होती है। तो अब ऐसी स्थिति में जो डिमांड बढ़ती है, और तो डिमांड बढ़ेगी और ये तभी संभव हो पाएगा उसके अनुसार सप्लाई है, पूर्ति है, उसमें उपलब्ध हो या पूर्ति बढ़ाई जा सके, अन्यथा तो वो इनकम बढ़ेगी नहीं। क्योंकि अभी हमने बात की इसको 100 से गुना करें तो ये 200, यानी 200 रुपये की इनकम बढ़ेगी, और ये तभी हो पाएगी जब पूर्ति या सप्लाई हम बढ़ा पाएंगे।
इस बात को भी आप ध्यान में रखना। उपभोक्ता वस्तुएं उद्योगों में अतिरिक्त जो कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी रहती है। अगर एक्सेस कैपेसिटी नहीं रहेगी तो ऐसी स्थिति में डिमांड बढ़े लेकिन हम सप्लाई को उसको बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ के महोदय ये मानकर चलते हैं कि जो भी इंडस्ट्री है उसमें एक्सेस कैपेसिटी रहती है और जिससे उपभोक्ता वस्तु की उसी बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सकता है, जो निवेश बढ़ने पर आय में हुई वृद्धि का परिणाम है। यानी निवेश किया, एक निवेश इकोनॉमिक में हुआ तो उसके कारण हम देखते हैं कि आय बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और ये तभी बढ़ पाता है जब जो उद्योग है उसमें एक एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। साथ ही साथ उत्पादन के अन्य कारक भी अर्थव्यवस्था के भीतर आसानी से उपलब्ध है। केवल ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट हो गया तो, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रोडक्शन के उत्पादन के विभिन्न साधन होते हैं, लेबर वगैरह, मशीन, पूंजी, कैपिटल जो भी है वो भी आसानी से उपलब्ध है। अगर वो उपलब्ध नहीं हो पाते तो भी ये संभव नहीं हो पाता है। तो इन मान्यताओं को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं से कंसेप्ट है। कहने का मतलब यहाँ जो हमने यहाँ MPC 0.5 ली और 0.5 के आधार पर जो किए हमारा 2 आया और उसी के आधार पर जब 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो वर्दी 200 की हो रही है। और ये तब हो पाएंगे जब ये सारी असम्पशन है, ये मान्यताएं हैं, ये संभव हो पाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूँ, जैसे कि हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, ठीक है, A पॉइंट से अगर B पॉइंट पर हम कार के द्वारा पहुंचना चाहते हैं और ये तभी हो पाएगा जब यातायात के नियमों का हम पालन करेंगे। अगर यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम A स्थान से B स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ गुणक के लिए भी कुछ मान्यताओं को हम लेकर बात करें। 9वां बिंदु है, जिस अर्थव्यवस्था जिसमें गुणक प्रक्रिया संचालित है वो औद्योगिक है। यानी जहाँ जो भी हम देख रहे हैं जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है, वहाँ ये है। और ये एक बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी, अभी हम है ना डील इकोनॉमी की बात की थी उसमें, जिसमें विदेशी प्रभावों का कोई अंतर नहीं पड़ता है, कीमत में किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं है और निवेश पर उपभोग का त्वरण प्रभाव है उसको यहाँ इग्नोर किया है। ये थोड़ा सा मोटा बिंदु है, ये भी ध्यान में रखना। और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अपेक्षाकृत नीचे स्तर पर होता है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट वहाँ नहीं होता है। अगर पूर्ण रोजगार होता तो निश्चित रूप से वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ती, इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट से कम एम्प्लॉयमेंट होता है। इसलिए ही उनको हम उत्पादन में संलग्न करके, उत्पादन से जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, पूर्ति बढ़ा सकते हैं और इसी कारण हम देख पा रहे हैं कि आय में हम अतिरिक्त वृद्धि कर पाते हैं। तो ये तमाम बिंदु इन मान्यताओं को लेकर है और इन अंजम्पशन को आप ध्यान में रखिएगा और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब हम यहाँ देखना चाहते हैं गुणक के रिसाव को, लीकेज और मल्टीपल। ऐसी अब ये लीकेज किस बात की कर रहे हैं, हम ने देखा कि हमारा गुणक आया 2, तो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने पर जो हमारे इनकम में 200 की वृद्धि होगी, ठीक है, ये ऐसी स्थिति है, यहाँ 200 की वृद्धि होगी। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जिसके कारण ये 200 की वृद्धि ना हो, इससे कम की वृद्धि हो। अगर ये कम की वृद्धि है तो कहीं ना कहीं इसमें लीकेजेज है ना। जैसे हम किसी पाइप के माध्यम से कोई टंकी भर रहे हैं और उस पाइप में कहीं ना कहीं लीकेज होगा तो निश्चित रूप से वो टंकी हमारी कम भरी जाएगी। ठीक उसी प्रकार अब इसको हम देखें, मान लीजिएगा कि 100 रुपये बढ़े, ठीक है, अब इस 100 रुपये में कितना तो हम सी पर कंजप्शन पर खर्च कर रहे हैं। जैसे मान लें कि 80 रुपये कर रहे हैं और एस है सेविंग है वो 20 रुपये है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि ऐसे कौन कौन से बिंदु है जो हमारे सी को प्रभावित करते हैं, हमारे कंजप्शन को प्रभावित करते हैं, हमारे उपभोग को प्रभावित करते हैं। अगर वो बिंदु उपभोग को प्रभावित करते हैं, घटाते हैं, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे वो गुणक के रिसाव है, लीकेजेज है। तो हमें उन बिंदुओं को देखना है कि कौन कौन से बिंदु है जिनसे हम ये तय कर पाएंगे। जैसे बचत है, सेविंग्स है, हमने पूर्व की वीडियो में राउंड्स की चक्कर की बात की, पहले चक्कर, सेकंड चक्कर। अगर ऐसी स्थिति चलती रही, मान लो कि हमने एक प्रोसेस बताई थी उस वीडियो के अंतर्गत, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है उसके अनुसार हमारी सेविंग अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे सी प्रभावित होगा, सी कम होगा और ये गुणक के रिसाव को दर्शाएगा, गुणक का रिसाव होगा, ठीक है, उतनी आय में वृद्धि नहीं हो पाएगी।
अगर अगला बिंदु देखें तो प्रबल तरलता अधिमान है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी प्रेफरेंस है। अगर ये हमारी हम नगद रूप में ज़्यादा पैसा रखने में प्रबलता दिखाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो बढ़ी हुई आय है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है 100 का, निश्चित रूप से जैसे अभी हमने 80 रुपये कंजप्शन कर लिए, 20 रुपये बचाए थे, अगर हमारी प्रबलता बढ़ती जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे 80 है वो कम होते जाएंगे, और ऐसी स्थिति में जो आय में होने वाली वृद्धि है वो उतनी नहीं होगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रबल तरलता अधिमान है वो भी इसको प्रभावित करता है। फिर पुराने स्टॉक तथा प्रतिभूतियों पर हम करें परचेज करें हम ओल्ड स्टॉक्स को, सिक्योरिटीज़ को, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, हमारा पैसा कंजप्शन पर खर्च न होकर ऐसी जो स्टॉक्स हैं उन पर होगा। तो ऐसी स्थिति में भी जो आय में जो वृद्धि हम देखना चाह रहे हैं, जैसे हम 100 रुपये का निवेश करने पर 200 की हम जो इनकम है वो देखना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पाएगी। और इसी प्रकार ऋण विलोपन, यानी कहने का मतलब अगर हमारी जो बढ़ी हुई आय है उसको हमारी जो मतलब ऋण है, डेबिट है, उनको चुकाने में कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ही उतनी आय में वृद्धि नहीं होगी। साथ ही साथ कीमत स्फीति, प्राइस इन्फ्लेक्शन, अगर हमने निवेश किया और निवेश के साथ साथ प्राइजेज बढ़ेगी, है ना, कीमतें बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में भी हमारा गुणक प्रभाव है वो प्रभावित होगा, क्योंकि वो उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम ज़्यादा वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए कि कोई वस्तु है उसकी कीमत 10 रुपये थी, 12 रुपये हो गई, इसका मतलब उस एक वस्तु के लिए हमारा पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। अगर उसी वस्तु की मान लो कि 10 इकाई खरीद रहे हैं, तो पहले तो हम 100 रुपये खर्च कर रहे थे, और अब उन्हीं 10 इकाइयों पर हम कितना खर्च कर रहे हैं, 120 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी बढ़ी हुई आय है वो कीमत स्फीति में बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में भी हमारी क्या होगा कि हमारा जो गुणक प्रभाव है वो कमज़ोर होगा, उतना इसमें वृद्धि नहीं देखने पड़ेगी। शुद्ध आयात, हम नेट इंपोर्ट है, इंपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में भी हमारा पैसा है वो विदेश में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में भी हमारा गुणक प्रभाव में रिसाव आएगा, लीकेजेज आएगा, और गुणक प्रभाव है वो कमज़ोर पड़ेगा। इसी प्रकार आप जानते हैं अवितरित लाभ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये ऐसे ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो जो काम करने वाले व्यक्ति है, कंपनी है, वो कंपनी इनको बांटती नहीं है, अपने पास रखती है। ऐसी स्थिति में वो पैसा किसी के पास नहीं जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी गुणक के रिसाव होते हैं, लीकेजेज होते हैं, गुणक प्रभाव दुर्बल पड़ता है। और अगला बिंदु हम देखें उपभोग वस्तुओं के अतिरिक्त स्टॉक, अगर ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि उपभोग वस्तुओं की के लिए बढ़ी हुई मांग को उपभोग वस्तुओं के वर्तमान अतिरिक्त स्टॉक में से पूरा किया जाएगा, तो निश्चित रूप से आप देखोगे कि उत्पादन, रोजगार तथा आय में और वृद्धि नहीं होगी। और जब तक पुराने स्टॉक समाप्त नहीं होते तब तक गुणक प्रक्रिया क्या हो जाएगी, एक प्रकार से जो गुणक की जो प्रोसेस है वो एक प्रकार से रुक जाएगी। और इसी प्रकार से सार्वजनिक निवेश प्रोग्राम है वो भी इसको प्रभावित करते हैं, है ना। पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी प्रभावित करते हैं, क्यों, क्योंकि सार्वजनिक निवेश प्रोग्राम है वो जो लेबर है या किसी प्रकार का हम ये देखते हैं कि कच्चा माल है उनकी भी मांग बढ़ा देगा, डिमांड बढ़ा देगा, तो जिससे निर्माण की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। और कुछ जो निजी परियोजनाएं हैं, कुछ सेल्फ जो किसी प्रकार की परियोजना है वो चालू करना उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे सार्वजनिक निवेश है वो भी एक प्रकार, जैसे इस प्रकार भी हो सकता है कि सरकार द्वारा उधार ग्रहण ब्याज की दर भी इसके द्वारा बढ़ सकती है। तो कहने का तात्पर्य हमारा इस प्रकार से होगा कि सार्वजनिक निवेश है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, वो भी एक प्रकार से क्या करते हैं, हमारे गुणक के प्रभाव को प्रभावित करते हैं, लीकेज स्थापित करते हैं। तो इन बिंदुओं को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो साथ ही साथ हम यहाँ देखें गुणक की आलोचनाओं को बात करें तो इनमें कुछ है, जैसे प्रोफेसर हार्ट है उसने इसे पांचवा बेकार पहिया बताया है। ये महत्वपूर्ण एक मजाक का सा बिंदु हो गया, पांचवा बेकार पहिया, यानी किसी प्रकार का कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार स्टिगर ने भी कहा है कि यह केन्स के सिद्धांत का अस्पष्ट भाग है, और हैजलिट ने भी कहा है कि इसको निरर्थक उपकरण बताया है, जिसे यहाँ तक कहा है कि पाठ्य पुस्तकों से निकाल देना चाहिए। साथ ही साथ अगर आलोचना देखें तो ये टाइमलेस एनालिसिस है, यानी तुरंत होता है, समय नहीं लगता, परंतु ऐसा नहीं है।
कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आय है वो तुरंत वृद्धि नहीं होती, थोड़ा समय लगता है, महीने, साल, 2 साल, जितने भी हैं समय लगता है। तो यहाँ से भी उसकी आलोचना की जाती है। यहाँ त्वरण प्रभाव की भी इसमें क्या गई है, उपेक्षा की गई है ना, उसको नकारा गया, इग्नोर किया गया है। क्योंकि हमने यहाँ देखा कि जो निवेश है मल्टीप्लायर है उसमें क्या देखते हैं कि निवेश के कारण जो उपभोग है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, आय पर क्या प्रभाव पड़ा उसको देखते हैं, परंतु निवेश पर उपभोग के प्रभाव की यहाँ किसी प्रकार से बात नहीं कही है। क्योंकि निवेश पर भी, इन्वेस्टमेंट पर भी कंजप्शन का प्रभाव पड़ता है जो कि हमें त्वरण प्रभाव के द्वारा प्राप्त होता है, उसकी यहाँ कहीं भी बात नहीं की गई है। फिर है यह एमपीसी को स्थिर माना गया है, लेकिन एमपीसी स्थिर नहीं होती है, वो बदलती रहती है, तो इसके आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। यहाँ हम देखिए प्रावेगिक या समयावधिक गुणक है, प्रावेगिक जिसको डायनेमिक या पीरियड मल्टीप्लायर भी कहते हैं। अब तक हमने जो किन्स है, किन्स के जो एक प्रकार से हमने देखा कि निवेश गुणक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, उसकी चर्चा की, और उसके बारे में हमने ये देखा कि वो जो भी हम किसी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके कारण आय में वृद्धि होती है ना, इनकम में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, और वो एक समय रहित है, तुरंत होने वाली है। लेकिन जो डायनेमिक है उसमें ये कहता है कि इस प्रकार संभव नहीं है, तुरंत नहीं होती है, उसमें समय लगता है, टाइम लैग्स लगता है। तो इस प्रकार समय लगता है, उसमें उसके राउंड्स होते हैं। जैसे ये मान लें कि हम एमपीसी लें 0.5 लें, तो ऐसी स्थिति में अगर 100 रुपये का निवेश किया गया तो पहली बार 100 के बराबर आय में वृद्धि होगी। फिर एमपीसी 0.5 है तो अगली राउंड में उपभोग में 50 की वृद्धि होगी, ठीक है, और 50 के बराबर ही आय में वृद्धि होगी, ठीक है। फिर आय में वृद्धि होगी तो उसके अनुसार एमपीसी 0.5 है तो ये 25 आएगी। तो इस प्रकार आप देखते जाओगे, एक चक्कर लगता है, और एमपीसी आप देखोगे जितनी अधिक होगी वो चक्कर है उतना ही अधिक होता जाएगा। मैं अभी आपकी स्क्रीन पर एक जो टेबल है वो दिखाई जा रहा है। जैसे अब मान लीजिए एमपीसी 0.5 है तो इसके राउंड्स है वो 17 राउंड होंगे, चक्कर होंगे। अगर एमपीसी का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा चक्कर भी बढ़ते जाएंगे, और एमपीसी का मान जैसे जैसे घटता जाएगा वो भी चक्कर भी घटते जाएंगे। तो यहाँ प्रावेगिक और समयावधिक गुणक का एक ही मतलब है कि इसमें समय लगता है, यहाँ तत्कालिक नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आप एक स्टेप बाय स्टेप एक एक चक्कर के रूप में इसको कार्य करते हैं। जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं कि अगर T+2 में आप देख रहे हो कि यहाँ 50 जो कंजप्शन में परिवर्तन हुआ, क्योंकि एमपीसी 0.5 है और आय में परिवर्तन हुआ, पहले तो 100 था, अब कितना और बढ़ गया 50, और T+3 में कितने का हो गया, क्योंकि यहाँ आप देखो कि कंजप्शन में 50 का परिवर्तन हुआ तो यहाँ कितने का होगा, अब पहले में अब 25 का होगा। इस प्रकार ये इस प्रकार 150 + 25, तो ये प्रक्रिया आगे निरंतर चलती रहेगी और जब तक ये शुद्ध वृद्धि समाप्त नहीं हो जाती। और जैसे 100 का इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि 200 करोड़ रुपए का ये आप आय में वृद्धि परिवर्तन आप देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ इससे संबंधित एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन असत्य है। तो आपको असत्य है ना, फॉल्स साबित करना है। गति गुणक जो कि हमने डायनामिक गुणक की बात की है, वो उपभोग और प्रयोज्य आय में पश्चिम संबंध, यानी क्या समय लगता है कि नहीं लगता है, तो ये इस कथन तो में समय लगता है। दूसरा, गति गुणक प्रक्रिया को आगे आने वाली अवधि में आय में परिवर्तन की घटती ज्यामितीय श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित किया गया। अभी आप टेबल देख रहे हो, एक प्रकार से घटती हुई है। फिर अगला है, गुणक के प्रभाव के अधिक भाग को कम अवधि में प्राप्त किया जा सकता है जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा अल्प है। कम होगी तो जो राउंड्स हैं वो भी कम होंगे, और अधिक होगी तो राउंड्स भी अधिक होंगे। अगला बिंदु क्या है, गुणक प्रभाव के अधिक भाग को उन कम अवधियों में प्राप्त किया जा सकता है जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा है। ज़्यादा होगी तो राउंड्स भी क्या लगेंगे, अवधि भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। इसका मतलब आप बताना यहाँ कौन सा गलत होना चाहिए। मैंने कहा कि एमपी से अगर ज़्यादा होगी तो राउंड्स भी ज़्यादा होंगे, और एमपी से कम होगी तो राउंड्स भी कम होंगे। तो यहाँ ऑप्शन देखिएगा। और आगे हम इस जो जटिल गुणक है उनके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जिसको हम कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लर्स कहेंगे। और आपसे यही अपील है कि आपके कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतनी, धन्यवाद।